नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत, जो 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से ली गई है। इस कविता की पूरी व्याख्या जानेंगे, लेकिन उससे पहले जयशंकर प्रसाद के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 में काशी में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा 8वीं तक ही हुई, लेकिन स्व अध्ययन द्वारा इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली और उर्दू का अध्ययन किया। योगबोध की दृष्टि और बहुमुखी प्रतिभा के कारण प्रसाद जी हिंदी काव्य जगत के आधार स्तंभ हैं। ये मूल रूप से चिंतनशील, मानवशील और अनुभूतिशील कवि हैं। इन्होंने अपनी कोमल अनुभूति और मौलिक अभिव्यक्ति द्वारा साहित्य की प्रायः सभी विधाओं की संरचना युगानुरूप संदर्भों में की है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करूं तो कानन कुसुम, प्रेम पथिक, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, आंसू, लहर, कामायनी आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। देवसेना का गीत, जो आज इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें देवसेना अपनी प्रबल आंतरिक वेदना को प्रस्तुत करती है। कवि परिचय जान लिया तथा कविता की भूमिका भी जान ली, तो अब व्याख्या विस्तार से जानते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना अपने आंतरिक दुख को बहुत प्रबलता से व्यक्त करती है। देवसेना का अंतर्मत जीवन की सांध्य बेला में भी अत्यंत दुखी है। जीवन भर देवसेना कष्टों से जूझती रही और अंततः दुख की ही भागनी बनी रही। अपने यौवन काल में भ्रमित होकर जो क्रियाकलाप उसने किए थे, उन्हें याद करती हुई आज वह वेदनामयी हो रही है। उसने जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया। प्रेम, आकांक्षा, इच्छा रूपी भिक्षा को भी वो न संभाल सकी और उसे अंतिम क्षणों में लुटा दिया। देवसेना जीवन पर्यंत किए गए संघर्ष और परिश्रम के कारण, जीवन में मिले अतिशय वेदना के कारण, आज अपनी आंखों से आंसुओं की जो प्रबल धारा है, उसे प्रवाहित होते देख रही है। देवसेना का जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है और एक क्षण में भी उसके चारों तरफ गहन सन्नाटा ही छाया हुआ है। आगे की पंक्तियां। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना कहती है कि उसका संपूर्ण जीवन कष्टमय बना रहा, सुख जीवन के लिए अप्राप्य रहा। जीवन भर देवसेना जिस सुख यानी स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन की जो कामना करती रही, वह जीवन की सांध्य बेला में प्राप्त हुआ। लेकिन देवसेना को यह सुख की प्राप्ति हर्षित नहीं करती है, अपितु दुखदायी प्रतीत हो रही है। देवसेना जब सारे सुख दुख से विदाई ले रही है, ऐसे समय में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे सुख देने के बजाय आहत कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पथिक घने वृक्ष की छाया में अलसाई और उनिंदी अवस्था में है और किसी ने विहाग राग छेड़ दी हो। ऐसे में उस पथिक की नींद में बाधा उत्पन्न होती है और वो राग उसे कष्टकारी प्रतीत होता है। देवसेना को भी ऐसा लगता है। जब विगत जीवन के वेदनामय क्षणों को याद करती है, तो वो कहती है कि वह स्वयं को सबकी प्यासी निगाहों से बचाती रही, अर्थात अपने और स्कंदगुप्त के प्रेम को वह संसार से छुपाती रही, लेकिन अंत में यह जग जाहिर हो गया। देवसेना की अनंत आशा के कारण उसकी जीवन भर की जो पूंजी थी, वो पूंजी लुट गई। यानी जीवन के अंतिम यात्रा पर है देवसेना, और इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पथिक की गहरी निद्रा में किसी ने विहाग राग छेड़ दिया। कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो या अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना
अपने जीवन के विगत क्षणों को याद करती हुई, संघर्ष में जीवन को याद करती हुई पाती है कि उसके पैर अब बहुत दुर्बल हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर वो प्रलय से भी लोहा लेती है, प्रतिस्पर्धा करती है। देवसेना अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करती हुई कहती है कि उसे वेदना के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब तक देवसेना के जीवन रूपी रथ पर जो मौत स्वयं सवार हो गई है, तो अब तक तो देवसेना अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उसे खींच रही थी, लेकिन प्रलय के स्वयं सवार, प्रलय अर्थात मौत के स्वयं सवार होकर चले आने की वजह से उसे अपने जीवन की अंतिम घड़ी निकट आती दिखाई पड़ रही है। देवसेना का जीवन संघर्ष का पर्याय बनकर रह गया, लेकिन आज भी संघर्ष से वो पीछे नहीं हट रही। संघर्ष अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। ये जीवन रथ जिस पर स्वयं प्रलय सवार है, उससे देवसेना अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, ये जानते हुए भी कि वह इस होड़ में हार जाएगी। संघर्ष करते करते उसके पैर इतने थक गए हैं कि अब और संघर्ष करने में सक्षम नहीं है। फिर भी देवसेना हार की निश्चितता के बावजूद लोहा लेती है। वह अपनी करुणा से लिप्त होकर संसार से निवेदन करती है कि अब वो धरोहर अर्थात जो प्रेम रूपी धरोहर स्कंदगुप्त उसे सौंपना चाहता है, वो उसे संभाल नहीं सकेगी, क्योंकि इसी धरोहर को संभालते संभालते उसने अपनी लज्जा गंवा दी है। इस तरह देवसेना अपने जीवन के दुख और निराशा का जो मार्मिक चित्रण है वो करती है। देवसेना जीवन भर स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, पर जब उसे वह मिला तब उसकी सारी आशाएं और आकांक्षाएं सब खत्म हो चुकी थी, और ऐसे में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन वो अस्वीकार करती है, क्योंकि इसके कारण ही वो अपनी लज्जा तक गंवा चुकी है। ये थी देवसेना का गीत की व्याख्या। व्याख्या करने के बाद मैं बताती हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में व्याख्या पर आधारित कितने अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 6 अंक निर्धारित किए गए हैं व्याख्या के लिए, और 6 अंक की व्याख्या आपको आएगी। पूरे अंक पाने के लिए आपको किस तरह व्याख्या करनी है, ये पूरे विस्तार से मैं बताती हूँ। चूंकि ये लंबी कविता है, तो इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको व्याख्या के लिए दी जाएंगी। दी गई पंक्तियों की व्याख्या जब आप करेंगे तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप बताएंगे कि यह कविता कौन सी है, कवि कौन से हैं, कौन सी पुस्तक से ली गई है, और 1-2 पंक्तियों में आप उसका निचोड़ लिख देंगे, और फिर व्याख्या विस्तार से करेंगे जो मैंने आपको अभी अभी बताया। उसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, क्योंकि काव्य सौंदर्य के लिए भी अंक निर्धारित किए गए होते हैं। काव्य सौंदर्य यानी भाव सौंदर्य जमा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य पहले लिखेंगे, काव्य सौंदर्य के ये दोनों अंग है। तो भाव सौंदर्य जब आप लिखेंगे तो भाव सौंदर्य में जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, उन पंक्तियों में कौन सा भाव निहित है, वो भाव 1-2 पंक्तियों में आप लिख देंगे, और उसको लिखने के बाद शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, और इन्हें आप पूरी कविता की कोई सी भी पंक्ति दी जाए आपको व्याख्या के लिए, उन पंक्तियों के व्याख्या के बाद ये पॉइंट्स तो आप उसमें जरूर शामिल करेंगे। कविता में देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, छंद मुक्त कविता है, भाषा सरल सरस और प्रवाहपूर्ण है। ये लिखने के बाद आप अलंकार लिखेंगे, और अलंकारों की जब बारी आई तो मैंने सारे अलंकार एक साथ दे दिए हैं। अब जिन पंक्तियों की व्याख्या आपको आएगी, उसमें से जो अलंकार इनमें से हैं, वही अलंकार आप उसमें शामिल करेंगे। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार है। श्रमिक स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है। स्वप्न का मानवीकरण किया गया है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर में मानवीकरण अलंकार है। पथ पर हारी होड़ और लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है, और आखिर में हाहा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी जिन पंक्तियों की व्याख्या दी जाएगी उनमें ये जो भी अलंकार
आएंगे उन अलंकारों को ही सिर्फ आप शामिल करेंगे। इस तरह आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी और 6 अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। बोर्ड की परीक्षा से कितने अंक निर्धारित किए गए हैं व्याख्या के लिए और किस तरह व्याख्या करनी है वो भी समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।